नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल पे। और मैं आपका एस्ट्रो दोस्त डॉक्टर अनुराग तिवारी। और जैसा कि मैंने वादा किया था, आपके बीच मैं लेके आ रहा हूँ ये खास वीडियो, जिसमें हम जानेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध की स्थितियाँ हैं उसमें आगे क्या होने वाला है, इसकी हम बात करेंगे। और इसकी बात हम करेंगे जो भारत ने पाकिस्तान पे 6 और 7 तारीख की दरमियानी रात 1:05 पे, जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है, उस पर एक तरह से स्ट्राइक शुरू की थी। तो उसकी कुंडली की हम विवेचना करेंगे और इसके अलावा अन्य जो दूसरे कंट्रीब्यूटिंग फैक्ट्स हैं उनके आधार पे आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या आगे होने वाला है, किस तरह का की परिस्थितियां भारत और पाकिस्तान के बीच बनने वाली हैं। तो अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और जैसा कि आपको याद दिला दूं कि हमने 7 तारीख को यानी कि 7 मई को ही इंडिया स्ट्राइक करेगा, इस तरह की बात अपने वीडियो में पहले ही बता दी थी और वो बात हमारी पूरी तरह से सही सिद्ध हुई थी। अब आगे हम आपको बताएंगे कि क्या इस युद्ध में होने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों ये कुंडली आप देखिए, जो कि 7 मई 2025 को 1:05 जब भारत ने अपना अभियान शुरू किया ऑपरेशन सिंदूर, उसकी कुंडली है। और इस कुंडली में ये मकर लग्न की कुंडली बन रही है। और मकर लग्न की कुंडली में तृतीय स्थान पे आपको 4 ग्रह दिखाई दे रहे हैं, बुध, शुक्र, शनि और राहु। जबकि सूर्य जो है चतुर्थ भाव में मेष राशि में है, गुरु वृषभ राशि में है, कर्क राशि में नीच के मंगल है, 6 नंबर में केतु है। तो ये कुंडली जो है, ये इस कुंडली में भारत ने अपना अटैक शुरू किया। और नक्षत्र था पूर्वा फाल्गुनी, और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का द्वितीय चरण चल रहा था। और इस कुंडली का नवमांश जो है वो मिथुन नवमांश है। तो ये उसके बारे में सारी बैकग्राउंड मैंने बताया। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब दोस्तों सबसे पहला ये है कि मकर लग्न जो है वो बड़ा ही पराक्रमी लग्न है। और किसी भी कार्य में अगर एक बार वो लग जाता है तो फिर लगा ही रहता है। तो भारत का पराक्रम, भारत का ये जो हट है, भारत की ये जो एक तरह से संकल्प है भारत का, वो संकल्प हल्का नहीं है, ये लंबा संकल्प है। ये कुंडली दिखा रही है, यानी कि भारत ने संकल्प लिया है कि आतंकवाद को पूरी तरह से हटाएगा, बदला लेगा। तो ये बदला तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि ये संकल्प पूरा नहीं होता। पहली बात ये मकर लग्न की कुंडली देखने से दिखाई दे रही है। दूसरी बात है कि 4 ग्रह जैसा कि तृतीय भाव में है, तो तृतीय भाव जो है पराक्रम का होता है। और पराक्रम में राहु, शनि, ये सभी जो क्रूर ग्रह है वो अच्छा फल देते हैं। तो भारत जो है साम दाम दंड भेद सभी तरह के तरीके इख्तियार करेगा इस अपने संकल्प में, इस युद्ध में। और जिसमें राहु जहाँ एक और कूटनीति राजनीति को प्रदर्शित करता है, शनि जो है परसिवियरेंस को प्रदर्शित करता है, शुक्र मंत्रणा शक्ति को, और जो बड़े लोगों के इन्फ्लुएंस है उसको शुक्र और बुध रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि भारत इस युद्ध में पूरी तरह से साम दाम दंड भेद, हर तरह के हथकंडे, हर तरह की चीज़ें, हर तरह के, क्योंकि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। तो इस प्रिंसिपल के आधार पर भारत चलेगा। ये तृतीय स्थान पे बैठे हुए 4 ग्रह बता रहे हैं। इसके बाद मंगल जो है वो जैसा कि सप्तम स्थान पे है, और मंगल इस कुंडली में चतुर्थ और एकादश के स्वामी हैं। तो चतुर्थ है जनता और एकादश है मित्र। तो जनता का और मित्र का पूर्ण सहयोग भारत के को इसमें दिखाई देता है और भरपूर सहयोग दिखाई देता है। तो ये दोनों सहयोग भारत को इस संकल्प में, इस युद्ध में, ऑपरेशन में पूरी तरह से सहयोग प्रदान करते हुए दिखाई देते हैं। गुरु की स्थिति जहाँ पर त्रिकोण में है और
वो ये बता रहा है कि जो ये भारत का संकल्प है वो जरूर पूर्ण होने की तरफ अग्रसर होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, कोई भी घटना जब होती है तो नक्षत्र कौन सा है और नक्षत्र के क्या उसकी प्रकृति है। तो ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में द्वितीय चरण में भारत ने अपना एक्शन लिया है। और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो है दोस्तों, वैसे तो इसके स्वामी जो है भग होते हैं, और भग जो है अदिति के पुत्र हैं, यानी कि सूर्य के भाई होते हैं, और ये कामुकता और ये सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही सेंसुअल लाइफ को, वैवाहिक जीवन को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ ये जो नक्षत्र है ये बताता है कि इसमें किया हुआ काम जो है किसी भी तरह का अपोजिशन क्यों ना हो उसमें पूर्ण रूप से सफलता दिलाता है। तो सबसे पहली बात है कि अपने शत्रुओं पे, चूंकि इस नक्षत्र में भारत ने शुरू किया है तो भारत की विजय निश्चित 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 है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस नक्षत्र की जो क्वालिटी है वो ये है कि क्वालिटी बोले या डिसक्वालिटी बोले, वो बीच बीच में ये नक्षत्र जो है वो विम्स पे चलने लग जाता है, यानी कि वैचारिक दृष्टिकोण से कम और अपने भावनात्मक दृष्टिकोण से ज़्यादा चलने लगता है। तो इस युद्ध में आपको कभी कभी इस तरह की चीज़ें भारत के तरफ से दिखाई देंगी जो कि भारत के दृष्टिकोण से सामान्य नहीं है, यानी कि भावातिरेक में भी बहुत सारी चीज़ें इस बार होंगी, ये आपको दिखाई देगा। ये जो नक्षत्र है इसमें जिसका भी जन्म होता है वो व्यक्ति यंग एज में गुस्सैल होता है और वृद्धावस्था में भी चैलेंजेस को लेने वाला होता है, यानी कि ये फाइटर नक्षत्र है। और साथ ही इसमें जो दांतों में और पेट में पीड़ा होती है, तो इसका मतलब इसको अगर हम मंडेन में ले जाएं तो दांतों की पीड़ा यानी कि सेकंड हाउस, और पेट यानी कि 7th और 8th हाउस। और ये जो दिशाएं हैं, सेकंड हाउस जो है वो दिशा को दिखाती है उत्तर पूर्व की दिशा, और जबकि ये जो पेट वाला जो मामला है ये दिखाता है दक्षिण की, माफ कीजिएगा, पश्चिम की दिशा, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की दिशा। तो यहाँ से तो ये दिशाएं दिखती हैं जहाँ पर कष्ट हो सकता है भारत को। तो भारत को उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम में कष्ट हो सकता है, इस बात के लिए सावधानी। तो बताने का मतलब ये है कि वहाँ पर अपने को ज़्यादा अटैकिंग मोड में रहना चाहिए, ज़्यादा सुरक्षा लेने की ज़रूरत है देश की इन दिशाओं में। अब कब तक ये समय रहेगा, कब तक ये युद्ध चलेगा, युद्ध पूरी तरह से बहुत सारे प्रश्न हैं। एक एक करके प्रश्न लेता जाता हूं मैं और आपको उसके उत्तर बताता जाता हूं। सबसे पहली बात यह है कि क्या ये युद्ध होगा, तो निश्चित रूप से ये युद्ध होगा। क्या ये युद्ध लंबा चलेगा, तो निश्चित रूप से ये युद्ध लंबा चलेगा। तीसरा प्रश्न, कब तक का समय बहुत खराब है। तो जैसा कि हमने अपने पहले के वीडियो में बताया था कि खप्पर योग का सृजन हो चुका है, और ये चैत्र मास से शुरू हुआ था। हमारा डेडिकेटेड वीडियो है, मैं लिंक इसमें डाल दूंगा। इसमें हमने बताया था कि 15 मार्च से 12 अप्रैल तक 5 रविवार शनिवार का योग था, और उसमें काफ़ी खराब समय था। फिर वैशाख का मास आ गया, और फिर उसके बाद अब ज्येष्ठ का मास 13 मई से 11 जून तक है, जबकि मंगल और बुध 5-5 पड़ेंगे। तो ये भी समय खराब है। तो इसका मतलब है कि 13 मई से और 11 जून तक भीषण युद्ध भी हो सकता है भारत का। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 13 मई से 11 जून तक का जो समय है युद्ध के मामले में भीषणता को ला सकता है। देश हो, दुनिया हो, कहीं पर भी हो सकता है कि हमारे देश में हो सकता है कि किसी अन्य देश में हो। यानी कि ये जो समय है ये, और खासकर जब भारत का युद्ध चल ही रहा है तो हम इसी पर फोकस करें, तो यहाँ पर ये युद्ध बहुत ज़्यादा भड़क सकता है। और 13 मई से 11 जून तक का जो समय है, और मंगल और बुध ये दोनों जो है एग्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और कई बार इसमें व्यक्ति अपने दिमाग से सही सोच नहीं पाता।
तीसरा प्रश्न है कि किन दिशाओं में, यानी कि कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या खतरा कौन कौन सी जगह पर है भारत में अगर युद्ध होता है। तो जैसा कि हमने पहले भी अपने वीडियो में बताया था, शनि राहु का कॉम्बिनेशन चल रहा है और ये जो पिशाच योग है उसकी दृष्टियों पर अगर हम नज़र डालें तो उसकी दृष्टियों के आधार पर जो दिशाएं आ रही हैं, पहली दिशा आ रही है उत्तर पश्चिम, जिसमें पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और गुजरात, थोड़ा गुजरात भी आ जाता है। तो इन 4 प्रदेशों को खतरा इसमें थोड़ा दिखाई देता है, वहाँ पर अटैक हो सकते हैं। दूसरी दिशा दृष्टि के आधार पर दक्षिण पश्चिम आ रही है, जिसमें मुंबई, गोवा और पांडिचेरी, इनमें खतरा मुझे दिखाई देता है। और विशेषकर अभी जैसा कि आर्मी से चल रहा है युद्ध, लेकिन समुद्र पे, चूंकि समुद्र की राशि में ये शनि राहु बैठे हुए हैं, तो समुद्र के मामले में भारत को बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है और वहाँ से अटैक हो सकता है। तो ये जो एरिया है, और जो मैंने पहले ही बताया कि वुल्नरेबिलिटी भारत के लिए उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम में है, तो ये जो दक्षिण पश्चिम वाला क्षेत्र है इसमें बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है। मुंबई, गोवा और पांडिचेरी, इधर आपको डिप्लॉयमेंट बहुत तगड़ा करके रखना चाहिए। और इसके बाद अगला जो प्रश्न है, तो ये जो क्षेत्र है मैंने बताया आपको, इनमें खतरा ज़्यादा हो सकता है, इसमें सावधानी जरूरी। जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो अलर्ट रहें, और जब भी मॉक ड्रिल वगैरह आप ज़रूर करें, और जब भी इस तरह का कुछ होता है तो उसको पूरी तरह से फॉलो करें, क्योंकि एक गलती आपके लिए घातक हो सकती है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि न्यूक्लियर वॉर का कितना खतरा है। तो दोस्तों, जो पहले के न्यूक्लियर वॉर या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुए हैं उसमें और अभी की स्थिति में शनि राहु के कॉम्बिनेशन में काफ़ी सिमिलैरिटी दिखाई देती है। उस समय भी शनि राहु शुक्र का कॉम्बिनेशन था, अभी भी शनि राहु शुक्र का कॉम्बिनेशन है। तो ये जो समय है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि इस तरह का कोई एंगल इसमें आ जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। और विशेष करके जो मैंने आपको समय बताया, यानी कि 13 मई से लेके 11 जून तक का समय, कई लोग ये सोच रहे हैं कि ये जो शनि राहु का जो कॉम्बिनेशन है, ये 18 मई को जैसे ही राहु ट्रांजिट कर जाएंगे कुंभ राशि में तो ये खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं दोस्तों, हमारा जो वीडियो आप देखिएगा शनि राहु पे हमने डेडिकेटेड वीडियो दिया था, उसका भी लिंक हम इसमें दे रहे हैं। तो उसमें हमने आपको स्पष्ट रूप से बताया था कि ये 15 जुलाई तक, उनके डिग्रिकली अगर हम देखें तो 15 जुलाई तक इसका प्रभाव रहने वाला है। तो 15 जुलाई तक ये जो न्यूक्लियर वाला एंगल है ये एक्टिवेटेड रहेगा। तो आपको गूगल पे सर्च वगैरह जरूर करके रख लेना चाहिए कि अगर ऐसी कोई इमरजेंसी आती है हमारे देश में, क्योंकि युद्ध है, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें किस तरह से एक्ट करना है आपको, किस तरह से रिएक्ट करना है, किस तरह से अपने आप को हमको बचाना है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ आगाह करने का मेरा उद्देश्य है। उसके कारण कई है, जैसा मैंने बताया, शनि राहु का कॉम्बिनेशन जो कि 6 अगस्त 9 अगस्त की कुंडली में, जबकि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जापान में हुए थे, उससे मिलता जुलता है। दूसरी बात यह है कि भारत की कुंडली में, राशि कुंडली से अब अष्टम स्थान पर राहु जा रहे हैं, और अष्टम स्थान में, और भारत की जो महादशा भी मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, पिछले या शायद पिछले के पिछले वीडियो में बताया था, जिसका प्रेडिक्शन सही हुआ था। पिछले के पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि भारत की जो दशा चल रही है, चंद्र में, सूर्य में गुरु की आ गई है। अब अभी तक राहु चल रहा था, और पाकिस्तान की जो है राहु केतु चल रहा है, भारत के लिए गुरु आ गए हैं। और गुरु जो है 6वें भाव के, यानी कि ऋण रोग शत्रु स्थान के मालिक हैं। अष्टम स्थान पे राहु आ रहे हैं। तो इस तरह के जो वेपन्स है, जैसे कि न्यूक्लियर हो गया, जैसे कि बायोलॉजिकल हो गया, इनसे ज़रूर भारत को भी खतरा है, पाकिस्तान को तो ज़रूर खतरा हो सकता है। तो न्यूक्लियर का एंगल इसमें आ सकता है। इसके बाद अगला आपका प्रश्न है कि भारत जो है क्या इसमें विजयी होगा या नहीं होगा। निश्चित रूप से भारत इसमें विजयी होगा।
और भारत इसमें झंडे बुलंद करेगा, ये बात आप नोट कर लीजिए। अभी बहुत ज़्यादा टूर ट्रेवल आप मत करिए, क्योंकि 12वें भाव में शनि राहु बैठे हैं और 12वां भाव जो है विदेश का है, बाहर का है। और तीसरे भाव में जैसा कि मैंने बताया कि जो भारत की जो अटैक की कुंडली, उससे तीसरा भाव, उसमें शनि राहु बैठे हुए, तो वो भी यात्रा का है। तो यात्रा से अभी आपको बचना चाहिए, ये बात निश्चित है। और यात्रा से को जितना अवॉइड कर सकें उतना अच्छा है। यात्रा पे अगर जाते हैं तो काल सर्प चल रहा है, सामान गुमने, चोट चपेट लगने, ये सब का खतरा आपको निश्चित रूप से अभी मुझे दिखाई देता है। तो ये सब बातें थी दोस्तों जो मैं आपसे करना चाहता था, यानी कि युद्ध तो होकर रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, न्यूक्लियर का भी एंगल है। तीसरी बात कि इंडिया विजयी होगा निश्चित रूप से। चौथी बात, पाकिस्तान के लिए जैसा मैंने अपने पहले के वीडियोज़ में बताया था कि 18 मई से समय बहुत ख़राब है, जून के प्रथम सप्ताह तक। पांचवी बात, ये जो खतरा है ये सबसे ज़्यादा 13 जून से और 13 मई से 11 जून तक बहुत भीषण युद्ध हो सकता है। पांचवी छठवीं बात जो है वो ये है कि जो राज्य मैंने बताए, यानी कि उत्तर पश्चिम के राज्य, पंजाब हो गया और गुजरात हो गया, उसके अलावा आपका राजस्थान, जम्मू कश्मीर, ये खतरे में है। मुंबई, गोवा, पौंडीचेरी खतरे में है। ये इन जगहों पे बहुत सावधानी की ज़रूरत है। इसके अलावा बांग्लादेश का एंगल मैं बोलना भूल गया था, क्योंकि ये बैठे ग्रह जो हैं उधर ही बैठे हुए हैं, बांग्लादेश के क्षेत्र में जहाँ बैठे हैं वो बांग्लादेश का क्षेत्र है, वहाँ पर शनि और राहु बैठे हुए हैं। तो यानी कि वहाँ पर भी कोई भीतर घात की परिस्थितियाँ बांग्लादेश के साइड से भी हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो वहाँ पर भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है भारत को। तो अभी भारत के लिए एक चैलेंजिंग टाइम है और हम सभी, और जो मैंने पहले अपने पिछले वीडियो में कहा था उससे इस वीडियो में फ़र्क सिर्फ यह है कि उसमें मैंने कहा था कि भीतरी ताकतों से खतरा है, भीतर से खतरा है, तो वो मुझे अब दिखाई नहीं देता। इस कुंडली में भीतर से खतरा नहीं है दोस्तों, हम सभी को यूनाइट रहना है पहली बात, और पूरी ताकत से देश के साथ दुश्मनों को हराना है। और सभी लोग जो अपने देश के साथ सॉलिडारिटी दिखाना चाहते हैं तो वो ज़रूर इसमें कमेंट करिए, जय हिंद, भारत माता की जय, ये ज़रूर आप लिखिए। ये लिख करके आप अपनी सॉलिडारिटी प्रकट करिए और देश के लिए शुभेच्छा प्रकट करिए। भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।